ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का बेसिक डिस्कस कर दिया था, है ना। उसमें यही डिस्कस किया था कि मान लो कि कोई एक प्लेन दे रखा है, चलो ना एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके, एक यही क्वेश्चन था कि अगर मान लीजिए कि ये अगर पैरेललो पाइप्ड है, ठीक है, और मान लीजिए कोई एक कोऑर्डिनेट सपोज दे दिया 5 3 2। ओके, कोई सा भी एक पैरेलल दे दिया दिस वन, और कह रहा है सपोज डैट कि ये सब इक्वल साइड है, ठीक ना। अगर मैं इसका नेमिंग कर लूँ ABCDEFGH, मान लीजिए जी का कोऑर्डिनेट दे दिया और रिमेन पूछ रहा है कि वेक्टर AD का वैल्यू बताइए क्या होगा। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि BH वेक्टर बताइए कितना होगा। BH का हो सकता है कि पूछे कि वेक्टर BH का लेंथ बताइए क्या होगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, जबकि ये पैरेललो पाइप्ड मत कहिए, ये क्यूबॉइड है। ओके, और जिसका लेंथ जो है, लेंथ ऑफ साइड जो है, ध्यान दीजिएगा, इसका जो लेंथ ऑफ साइड जो है, ईच साइड जो है सपोज दैट 5 यूनिट है। ओके, तो अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रिमेनिंग वर्टिसेस एक तो बता दीजिए यहाँ से, एंड क्या कहता है वेक्टर्स। ओके, लाइक आपसे पूछ दे BH वेक्टर पूछा, सिमिलरली पूछ सकता है कि BD वेक्टर बताइए क्या होगा। हो सकता है आपसे पूछ दे कि BD क्रॉस CG वेक्टर बताइए क्या होगा। ठीक है, BD क्रॉस CG वेक्टर बताइए। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो मैंने कहा था कि या तो क्वेश्चन में आपको एक्सिस बना करके ऑलरेडी मेंशन कर देगा, ठीक है, नहीं करेगा तो आप अपने मन से ड्रॉ कीजिएगा, बट मोस्ट ऑफ द केस आपका जो एक्सिस है वो ड्रॉ कर देगा। ठीक है, जो आपका एक्सिस है वो ड्रॉ कर देगा। मान लीजिए ये आपका एक्सिस है, ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया था डिटेल में, है ना, वो वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, मैं कर देता हूँ उसको। तो ये है एक्स है, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। कोई भी एक्सिस कहीं भी हो सकता है। मान लीजिए जेड जो मैंने यहाँ पर लिखा है, हो सकता है जेड यहाँ पर लिख दे, तो जैसा लिखेगा उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। ठीक है, ये आपका ओरिजिन है। तो आपको क्या मैंने बताया था कि जिस एक्सिस के पैरेलली आप मूव करते हो, जिस एक्सिस के डायरेक्शन पैरेलल डायरेक्शन में आप मूव करते हो, सिर्फ और सिर्फ उसके डायरेक्शन का कोऑर्डिनेट चेंज होता है और रिमेनिंग जो डायरेक्शन होता है, सॉरी, रिमेनिंग जो कोऑर्डिनेट होता है वो कांस्टेंट चलता है। ये चीज़ बता दिया था लास्ट क्लास में। ठीक है, अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो जिस मान लीजिए एक्स डायरेक्शन के, एक्स एक्सिस के पैरेलली हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। देखिए ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हो गया। थोड़ा सा ना एक्सिस में यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ फिर से। लास्ट वाले वीडियो को अपलोड कर ही देना चाहिए था, लेकिन चलो, दिस वन दे रखा है ना। तो ये जो है पॉजिटिव डायरेक्शन को शो कर रहा है। सिमिलरली अगर हम लोग इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये निगेटिव एक्स एक्सिस होगा। सिमिलरली अगर हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये निगेटिव जेड एक्सिस हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये एक्स था, एक्स निगेटिव। और सिमिलरली अगर हम लोग दिस वन डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये जो है हमारा वो निगेटिव वाई एक्सिस हो जाएगा, राइट। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, यही आपका एक्सिस दे दिया, क्वेश्चन में एक्सिस मेंशन कर देगा। ठीक है, नहीं अगर कुछ बुक में ना, जैसे बुक का अगर क्वेश्चन बनाओगे, जिस भी बुक को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तो उस बुक में ना जो कोऑर्डिनेट एक्सिस लिख रहा है बस उसी को आप रेफरेंस लेकर के चलिएगा। हो सकता है कि एनसीईआरटी, मान लीजिए कि एनसीईआरटी जो है वो इस तरीके से कोऑर्डिनेट एक्सिस को डिफाइन कर रहा है, तो आप इसी तरीके जब भी आप क्वेश्चन कीजिएगा तो इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए सम टाइम जो है, मान लीजिए कि आपने RS अग्रवाल या RD शर्मा का क्वेश्चन किया, तो हो सकता है कि वो यहाँ पर आपका x ले ले, यहाँ पर z ले ले और यहाँ पर y ले ले, हो सकता है। तो जैसा आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस जो बुक में रेफरेंस लेकर के चलेगा उसको कीजिएगा। बोर्ड के एग्जाम में ऑलरेडी कोऑर्डिनेट एक्सिस दे देगा, मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है। अगर नहीं दे रहा है तो आप अपने मन से कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लीजिएगा और उसके आंसर, उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस को अगर आप चेंज कीजिएगा तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे आंसर्स में आपका इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट आपने चेंज कर दिया ना, इसलिए। तो अब देखिए यहाँ से अब क्या कहानी क्या होता है। मान लीजिए
ये 532 है। अब इसी यहीं पे मैं डिस्कस कर देता हूँ। और क्वेश्चन में कह रहा है कि इच साइड का जो लेंथ है वो 5 है। मैं ऐसा करूँ 5 की जगह मैं 7 कर लेता हूँ ताकि आपको सारे डिजिट जो है वो डिफरेंट मिले, ठीक है। इच साइड का लेंथ यानी कि BC का लेंथ जो है वो 7 है, AB का लेंथ जो है वो 7 है, AD का लेंथ 7 है, इच साइड BF का लेंथ वो भी 7 है, इस तरीके से। ओके, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि C का कोऑर्डिनेट बताइए, दैट इज हमें इच वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट बताना है। तो सपोज दैट अगर हमें C का कोऑर्डिनेट बताना है तो क्या करेंगे, हमें G से पैरेलल चलना होगा। कल आपको रूल मैंने यही बताया था कि जब भी आप मूव करोगे तो एज पे आप मूव करोगे, बीच में नहीं। ऐसा नहीं कि A से अगर हमें G पे जाना है तो A से डायरेक्टली डायगोनल पे चले जाएंगे, नहीं, पहले हम A से B पे जाएंगे, B से C का रूट पकड़ेंगे और फिर C से G पे जाएंगे, या फिर हम A से E पर जाएंगे, E से F पर जाएंगे, फिर F से G पे जाएंगे। हमेशा जब भी चलेंगे तो ये जो क्यूबॉइड होगा या पैरेललोपाइड होगा उसके एज के अलॉन्ग चलेंगे, राइट। समझ में यहाँ तक आ गया। अब देखिए सपोज दैट हमें C का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो क्या करेंगे, हम लोग G से C की तरफ मूव करेंगे, G टू C जाएंगे। तो देखिए अगर G टू C अगर हमने मूव किया तो किसके पैरेलल हमने मूव किया, देखिए सिंपल सा, अगर जेड के, देखिए ना यहाँ पर आप कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर देख रहे हो तो ठीक है, समझ में आ रहा है। एक सेकंड रुकिएगा, मैं कुछ यहाँ पे मिटा रहा हूँ और फिर क्वेश्चंस कराऊंगा। एक सेकंड रुकिए, मैं ये सारे डाटा को मिटा देता हूँ, क्वेश्चन अपने ही मन से लिखा है तो बाद में लिख दूंगा, ये बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गया। वीडियो पॉज कर देता हूँ, चलिए ठीक है। क्वेश्चन जो है, जो अपने मन से ही क्वेश्चन लिखना है तो मैं लिख दूंगा। ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को शो कर रहा है, पॉजिटिव वाई और पॉजिटिव जेड, ठीक है। अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में आप मूव कीजिएगा तो ये नेगेटिव को बताएगा। तो देखिए हमें G से C पे आना है, तो G से C किस एक्सिस के अलॉन्ग है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग, बट किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जबकि हमारा अपवर्ड डायरेक्शन इस डायरेक्शन में अगर हम लोग मूव करते, अगर हम लोग इस डायरेक्शन में मूव करते, O टू जेड की तरफ मूव करते तो हमारा पॉजिटिव था, और जेड टू ओ की तरफ मूव करेंगे तो निगेटिव जेड एक्सिस की तरफ हमारा मूवमेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो देखिए G से C की तरफ जा रहा है तो ये निगेटिव जेड एक्सिस के पैरेलली मूव हो जाएगा, मूवमेंट हो जाएगा। तो क्या होगा कि जो भी वैल्यू हमारा दे रखा है उसमें से दैट इज, एक मिनट ध्यान दीजिए, पहले तो ये 532 है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं तो क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा, जेड कोऑर्डिनेट में चेंजिंग होगा, राइट। चूंकि यहाँ आप निगेटिव जेड एक्सिस के पैरेलली मूव कर रहे हो तो क्या होगा कि जेड कोऑर्डिनेट में से जो भी वैल्यू है, जो भी इसका लेंथ है जीसी का, वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में दे दिया है, लेंथ ऑफ इच साइड कितना है, 7 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 3 तो कांस्टेंट रह जाएगा एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, और जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो 2 - 7, 2 - 7। समझ में आ रहा है, ये 2 था तो 2 - 7 यानी कि ये क्या हो जाएगा, -5। क्लियर। अब सपोज डैट हमें बी पर आना है, ठीक है। तो बी पर आने का अगर सपोज डैट बी का कोऑर्डिनेट पूछा है तो हम लोग सी से बी की तरफ आ जाते हैं। तो देखिए तो सी से बी किसके पैरेलली हो गया, तो सी से बी जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलली हो गया और पॉजिटिव वाई के डायरेक्शन में हुआ। समझ में आ रहा है इतना कि ये पॉजिटिव वाई के डायरेक्शन में हो गया। देयरफॉर इसका कोऑर्डिनेट अगर कोई पूछे तो कितना हो जाएगा, तो हमारा चूंकि वाई एक्सिस के पैरेलली मूव कर रहे हो तो एक्स कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा। देखिए जिस पॉइंट से आप मूव कर रहे हो उसको आप अब एज ए रेफरेंस लीजिएगा। अब आप जी को नहीं लीजिएगा, आप सी से बी की तरफ आ रहे हो ना, तो अब सी को आप एज ए रेफरेंस लीजिएगा कि भाई मैं अब यहां से चल रहा हूं, राइट। तो ये हो जाएगा 5 एक्स कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट -5, वाई में चेंजिंग होगा। तो देखिए वाई में कैसा चेंजिंग होगा, प्लस चेंजिंग होगा या माइनस चेंजिंग होगा। तो देखिए आप प्लस पॉजिटिव वाई डायरेक्शन के पैरेलली मूव कर रहे हो, दैट्स वाई ये जो वैल्यू होगा आपका प्लस एडिशन चेंज होगा, यानी कि 3 + 7, चूंकि सी बी का लेंथ 7 है तो ये हो जाएगा 10। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग मान लेते हैं एफ का कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड करना चाहते हैं एफ का, तो अब आपके पास दो रास्ता है, या तो आप बी से एफ की तरफ चले जाइए या फिर आप जी से एफ की तरफ चले जाइए, ठीक है। एफ पे जाने का दो रास्ता है, इधर आप बी टू एफ जाइए और जी टू एफ आ जाइए, जो भी आपको समझ में आ रहा है आप उससे कर सकते हैं।
आप ई टू एफ भी आ सकते हैं, लेकिन इससे अभी कोई फायदा अभी फिलहाल नहीं है, बिकॉज ई का कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता, हम तो एफ का कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं ना। तो सपोज डैट हम लोग बी से एफ जाते हैं, दोनों केस में सेम आंसर आना है। अगर बी टू एफ जाएंगे तो ये किसके पैरेलल हो गया, जेड एक्सिस के पैरेलल हो गया, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। बी से अगर हम लोग एफ की तरफ जाएंगे यानी कि जेड एक्सिस के पैरेलल हो गया, और वो भी कैसा, पॉजिटिव जेड एक्सिस, राइट, वो भी कैसा, पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो पहले तो देखिए हमारा एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा 5 और 10, समझ में आ रहा है। और चेंज क्या हो जाएगा, तो हमारा जेड का कोऑर्डिनेट चेंज होगा। नाउ जेड का कोऑर्डिनेट चेंज होगा, पॉजिटिव चेंज होगा या नेगेटिव चेंज होगा, तो आप जेड एक्सिस के पैरेलली पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, है ना, क्योंकि ये जेड एक्सिस है, यहाँ भी ध्यान देते रहिएगा। तो अब ये क्या होगा, -5 था, इसमें +7 ऐड हो जाएगा। वाई, बिकॉज बी एफ का जो लेंथ है वो आपका 7 है, तो -5 और +7 मिलकर के क्या हो जाएगा, 2। समझ में आ रहा है। अगर जी से एफ की तरफ आते तो भी सेम ही होता। देखिए जी से एफ की तरफ आना यानी कि वाई एक्सिस के पैरेलल मूव होना, तो वाई कोऑर्डिनेट चेंज होता। तो देखिए एक्स एंड जेड कोऑर्डिनेट फिक्स रहता। तो देखिए तो एक्स का कोऑर्डिनेट 5 और जेड का कोऑर्डिनेट 2 सेम है। और अगर जी से एफ की तरफ आते तो वाई में चेंज ही होता, पॉजिटिव चेंज, तो 3 में 7 ऐड हो जाता और 10 हो जाता, आ गया। इसी तरीके से रिमेनिंग कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। सपोज दैट ए की बात करता है, तो देखिए तो ए किस डायरेक्शन में है, B2 अगर ए की तरफ जा रहे हैं तो -x, यानी कि सबसे पहली बात कि आपका जो कोऑर्डिनेट जो चेंज होगा वो x डायरेक्शन का कोऑर्डिनेट चेंज होगा, राइट। और आपका y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा, यानी कि 10 और -5 फिक्स रहेगा। b से को आप रेफरेंस ले रहे हो ना। अब B to A जा रहे हैं तो आपका x डायरेक्शन का कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। अगर B to A अगर हम लोग जा रहे हैं तो x डायरेक्शन का कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, और वो भी कैसा, निगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव, बिकॉज आप नेगेटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा, B to से A का लेंथ, BA का लेंथ 7 है, तो अब निगेटिव चेंज होगा, यानी कि -7 ऐड होगा 5 में, तो 5 - 7 ओवरऑल कितना हो जाएगा, -2। सिमिलरली अगर A पर जाएंगे तो A पर जाने का मतलब Z का कोऑर्डिनेट चेंज होना, बाकी सब कांस्टेंट रहना, यानी कि X का कोऑर्डिनेट एंड Y का कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, सिर्फ Z का कोऑर्डिनेट चेंज होगा। तो कितना चेंजिंग होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। तो -5 to E में जाएंगे तो +7 ऐड होगा, तो दैट इज ये कितना हो जाएगा, 2। आई होप समझ में आ रहा होगा। सिमिलरली अगर आप मान लीजिए H पर जाते हो, तो H पर अब जाने का तरीका या तो E to H आ जाइए या G to H आ जाइए, जैसे भी कीजिएगा सेम आंसर आएगा। अगर सपोज दैट आप E to H जाते हैं, सपोज दैट आप E to H जाते हैं, तो आप किसके पैरेलल मूव कर रहे हो, देखिए ना, E to H जाने का मतलब y एक्सिस और निगेटिव y एक्सिस, राइट, निगेटिव y एक्सिस। तो आपका तो x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, क्योंकि E to H में जा रहा है, तो E का जो x कोऑर्डिनेट है वही x कोऑर्डिनेट रह जाएगा। Z कोऑर्डिनेट यानी कि 2 था तो 2 रह जाएगा, अब y कोऑर्डिनेट में चेंजिंग होगा। नाउ चूंकि आप नेगेटिव x एक्सिस के पैरेलली मूव कर रहे हो, तो अब आपका क्या होगा, जो कोऑर्डिनेट है वो दैट इज माइनस हो जाएगा, दैट इज चेंज होगा बट नेगेटिव चेंज होगा। तो ये पहले 10 था और EH का लेंथ 7 है, तो 10 - 7 दैट इज 3। कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलिए। उसी तरीके से G से H पे जा करके चेक कर सकते हो, हर हालत में सेम ही कोऑर्डिनेट आएगा। अगर आप मान लीजिए D का कोई कोऑर्डिनेट पूछ रहा है कि भाई D का कोऑर्डिनेट बताइए, तो D का कोऑर्डिनेट आप कहीं से मूव कर सकते हो। सपोज दैट मैं A से D की तरफ मूव करता हूँ, तो A से D पे मूव करने का मतलब क्या हो गया, अगर A से D पर की तरफ जाएंगे, अगर A से D की तरफ जाएंगे तो निगेटिव y एक्सिस, यानी कि आपका x कोऑर्डिनेट सेम रहना है और z कोऑर्डिनेट -5 भी सेम रहना है, राइट। अब चेंज क्या होगा आपका, तो सिर्फ y वाला, और y वाले में कैसा चेंज, निगेटिव चेंज। तो 10 - 7 कितना, 3। तो यही आपका कोऑर्डिनेट हो गया D का। अब इसमें क्वेश्चन में तरीके मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए सिंपल था क्या, क्वेश्चन में आपके पास सिर्फ ये कोऑर्डिनेट दिया था, ओनली G गिवन था, और ये पूरा तामझाम जो ड्रामा था हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। अब क्वेश्चन में पूछ सकता है कि फाइंड AD क्रॉस BF, ठीक है, क्वेश्चन में पूछ सकता है कि AD क्रॉस BF का वैल्यू बताइए। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, AD वेक्टर फाइंड करेंगे।
ठीक है, तो देखिए तो AD वेक्टर क्या है, तो AD वेक्टर क्या हो जाएगा, OD माइनस OA, और OD का मतलब पोजीशन वेक्टर। तो देखिए अब मैं यहाँ पे कंप्लीट थोड़ा सा समय बचा रहा हूँ। D का कोऑर्डिनेट आपको पता है ना, -2 3 -5, तो OD वेक्टर क्या हो जाएगा, -2i + 3j -5k, ठीक है। और OA क्या हो जाएगा हमारा, तो OA हो जाएगा -2i + 10j और -5k। समझ में आ रहा है, तो आपका पास AD वेक्टर मिल जाएगा। AD वेक्टर क्या हो जाएगा, -2i 3j -5k, ये हो जाएगा 2i, ये हो जाएगा -10j और ये हो जाएगा +5k। ओवरऑल देखिए तो दिस वन से आपका दिस वन कैंसिल, 2i से 2i कैंसिल, और ये बच जाएगा 7j। क्लियर है, तो ये हमारा AD वेक्टर आ गया। कोई दिक्कत परेशानी है तो बोली, ओके -7j। क्लियर। अब देखिए सिमिलरली आप BF वेक्टर फाइंड कर सकते हो। तो अगर BF वेक्टर की बात करेगा, अगर BF वेक्टर की बात करेगा, ये F है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, OF माइनस OB। ये सब पहले डिस्कस कर रखा है कैसे फाइंड करना है। F का आप कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते तो F का कोऑर्डिनेट है 5 10 2, यानी कि ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5i 10j + 2k। सिमिलरली अगर OB की बात करेंगे तो B का कोऑर्डिनेट हमारा है 5 10 -5, तो यानी कि ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5i 10j और -5k। कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलिए। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लें आप, तो सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये माइनस माइनस ओनली 7 बचेगा, यानी कि 7k बचेगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट हो गया। ओके, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि आप मुझे बताइए AD क्रॉस BF, यानी कि वैल्यू पूछ रहा है 7j -7k। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो अब क्या हो जाएगा, 7 और 7 -49, ठीक है, और JK। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो है क्या लेना है हमारे पास, IJ कैप लेना होता है, IJK ये लेना पड़ता है ना हमेशा, ऐसा ही IJK लीजिएगा और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लीजिएगा। तो देखिए तो हमारे पास किसका किसका मल्टीप्लीकेशन कह रहा है। अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं, कहने का मतलब I क्रॉस J का वैल्यू जो होता है वो K होता है, J क्रॉस K का वैल्यू जो होता है वो I होता है, और K क्रॉस I का जो वैल्यू होता है वो J होता है। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, अगर इसका डायरेक्शन चेंज करेंगे यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेंजिंग करेंगे, तो ये जो होगा वो निगेटिव वैल्यू देगा। कहने का मतलब अगर K क्रॉस J की बात करेंगे तो ये I हो जाएगा, K क्रॉस J जो है, K क्रॉस J जो है वो I दे देगा, बट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो ये माइनस I हो जाएगा। तो ऐसे ही J क्रॉस K है, J क्रॉस K है यहाँ पर, है ना। तो J क्रॉस K मतलब हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मूव करना है। समझ में आ रहा है ना, J क्रॉस K क्लियर हो रहा है, यानी कि ये वैल्यू क्या दे देगा, I कैप। ये डिस्कस कर दिया था लास्ट क्लास में बहुत कुछ डिटेल में, ठीक है। तो ये I कैप, इसी तरीके से सारे कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछेगा, ध्यान दीजिए कि फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ, क्वेश्चन में अब इसी में पूछ देगा फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ, थोड़ा सा क्वेश्चन देखने दीजिए, प्रोजेक्शन ऑफ AG वेक्टर ऑन AC, AG वेक्टर ऑन AC वेक्टर। समझ में आ रहा है। अगर आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ AG वेक्टर ऑन AC, पहले तो फिगर वाइज देख लीजिए। अगर AG वेक्टर की बात करता है, मैं इसको व्हाइट कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, समझिएगा। देखिए ये AG वेक्टर है डायगोनली, ठीक है, और इसका प्रोजेक्शन पूछ रहा है AC पर, यानी कि इसको मैं ब्लू कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, ये बेस वाला जो है ना उसका। तो अगर AG का प्रोजेक्शन ऑन AC वेक्टर पूछता है तो क्या होगा, तो आपको मैंने बताया यही क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो प्रोजेक्शन ऑफ आपको याद होगा, अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो देखिए इसको कैसे डील करेंगे। आपको याद होगा अगर वेक्टर A है और वेक्टर B है, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B ऑन वेक्टर A हमने डिफाइन किया था, और ये क्या डिफाइन किया था कि ये हो जाएगा वेक्टर B का
डॉट प्रोडक्ट कर देंगे यूनिट वेक्टर ऑफ ए, जिस पे कहेगा प्रोजेक्शन निकालने पर। अगर सी पे कह रहा है कि प्रोजेक्शन बताइए, सॉरी ए का प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन प्रोजेक्शन ऑफ ऑन प्रोजेक्शन, फिर से करते हैं इस बात को, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी जो है वो पूछ रहा है ऑन वेक्टर ए, है ना। तो मैंने बताया था कि यहाँ पे एक परपेंडिकुलरली टॉर्च ऑन करेंगे और इसका जो इमेज बनेगा, है ना, शैडो जो बनेगा, तो ये बी डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ ए कर देते हैं, यानी कि ये जो होता है वेक्टर ए के साथ डॉट और उसका मैग्नीट्यूड, यही ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चन में पूछ रहा है यहाँ पर ये आप वेक्टर का आई थिंक 5th या 6th वाला जो लेक्चर है उसमें ये सब चीज़ मैंने डिस्कस किया, तो वहाँ से देख लीजिएगा, डिटेल में बता दिया है, अब इसको रिपीट फिर से नहीं कर रहा हूँ। प्रोजेक्शन ऑफ ए जी वैक्टर ऑन, अगर ए सी वैक्टर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ए जी वैक्टर डॉट ए सी का यूनिट वैक्टर, और ए जी वैक्टर रहने देते हैं और ये हो जाएगा ए सी वैक्टर अपॉन ए सी का मैग्नीट्यूड। कोई डाउट परेशानी है तो बोलिए। नाउ अगर हम लोग के पास ए जी वैक्टर तो पता है नहीं, तो ए जी वैक्टर फाइंड करते हैं और ये क्या हो जाएगा, ओ जी माइनस ओ ए, और ओ जी का वैक्टर निकल जाएगा यहाँ से, वाई बिकॉज कोऑर्डिनेट आपको पता है जी का 5 3 2, यानी कि ये हो जाएगा 5i 3j2k। अब मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं, आगे आप कर सकते हो, है ना। ए की बात कर रहा है तो ए हमारा क्या है, -2 10 -5, यही ना, तो ये हो जाएगा -2i 10j -5 के, यही था ना, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, -2 10 -5, समझ में आ रहा है। सिमिलरली तो अब यहाँ से आपके पास ए जी वैक्टर नहीं निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 और 2 7i 3j और -10j मिल करके दे देगा 7j, और 2k और +5k मिल करके दे देगा ये 7k, ये ए जी वैक्टर निकल गया, ठीक है। उसी तरीके से अगर ए सी वैक्टर कहेगा तो ए सी वैक्टर आपको पता है क्या होना है, ए सी वैक्टर की बात करेगा तो ओ सी माइनस ओ ए, ठीक है। तो देखिए ओ सी वैक्टर के लिए सी का कोऑर्डिनेट चाहिए, एंड सी का कोऑर्डिनेट आपने फाइंड किया है प्रीवियस क्वेश्चन से 5 3 -5, राइट, 5 3 -5, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा अगर हम लोग जाएं तो 5i 3j -5 के, राइट। और ओ ए की बात करते हैं तो ए का कोऑर्डिनेट हमारे पास मिल ही चुका है, ये वाला, यानी कि हो जाएगा 2i 10j -5 के। तो अब आप यहाँ से ए सी वैक्टर फाइंड कर सकते हो और ये हो जाएगा 7i 3 -10 मिलकर के हो जाएगा 7j, और -5 और +5k मिलकर के हो जाएगा 0, यानी कि यही हमारा ए सी वैक्टर हो गया। तो अब प्रोजेक्शन मिल जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए जी ऑन ए सी वैक्टर, तो ये हो जाएगा ए जी डॉट ए सी का यूनिट वैक्टर, यानी कि ए सी अपॉन ए सी का मैग्नीट्यूड, समझ में आ रहा है। तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा, ए जी ऑलरेडी आपने कैलकुलेट किया 7i यहाँ पे, ये 7i 7j +7k, ठीक है, और ए सी मिल गया 7i 7j, क्लियर है। इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, क्लियर है। सिंप्लीफाई कीजिए आप, तो देखिए i वाला i के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 49, और j वाला j के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 49, -7 -7 ये तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, और नीचे वाला हो जाएगा 2 × 49, यानी कि 49 2 × 49 यहाँ भी रहने दीजिए, और बाहर में निकलेगा ये 7 × √2, 7 से ये 7 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और √2 से ये भी जो है √2 से ये जो टर्म है ये √2 टाइम कैंसिल होगा, यानी कि लेंथ आ जाएगा 7 √2, यही आपका प्रोजेक्शन हो गया। आई होप समझ में आ रहा होगा, हो जाएगा, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, चलो ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट मेन यही है आपका कि आप किस तरीके से ये बाकी के रिमेनिंग पॉइंट डिसाइड करते हो, ओके। अब देखो एक क्वेश्चन ये दे दिया है, प्रीवियस क्वेश्चन में आपके पास से एक पॉइंट और एज का लेंथ दे रखा था, है ना। अब एक तरीके से क्यूबॉइड था, अब यहाँ पर एक पैरेललो पाइप्ड है जिसमें आपके पास 2 पॉइंट दिया है, दिस वन और दिस वन, क्लियर। अब देखिए अब इसको कैसे डिसाइड करेंगे, तो सबसे पहले तो एक पैरेललो पाइप्ड बना ही लेते हैं,
वाइट वाला जो है फ्रंट व्यू है, ये आप देख रहे हैं। ओके अब देखिए नेमिंग सपोज डैट मैं कर लेता हूँ, इसका नेमिंग है ABCDEFGH, और ऑफ कोर्स कोऑर्डिनेट एक्सिस भी मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ आपका यहाँ। ये है आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये x है, ये y है और ये z, ठीक है। दिस वन ओके। और अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑफ कोर्स रिमेनिंग वर्टिसेस बताइए, उसके बाद तो फिर जैसा भी क्वेश्चन पूछेगा बता दीजिएगा। जबकि आपके पास जो पॉइंट है वो दे रखा है 502 और दूसरा है 3-25, ठीक है। तो देखिए किसी एक पॉइंट को पहले रिप्रेजेंट कीजिए, 502 था और दूसरा था 3-25, ओके। देखिए पहले जैसे ही आप एक पॉइंट को फिक्स कीजिएगा, रिमेनिंग जो होगा उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट होगा। अब देखिए आपके पास जेड एक्सिस यहाँ पर आपका दे रखा है ना, तो जेड एक्सिस से कंपेयर कीजिए, ठीक है। एक चीज़ और थोड़ा सा कल जो बताया था थोड़ा सा और भी इसको इजी कर देता हूँ, पॉइंट को रिप्रेजेंट करना। देखिए ये 3-2-5 है और ये 2 है, राइट। तो अगर आपको मैंने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में बताया क्या कि अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करते हो, समझिएगा यहाँ से, अगर आप, और पता है फोकस कहाँ से करना, जो भी ऊपर वाला जो एक्सिस दे रखा होगा ना, जैसे मान लो अगर यहाँ पर x दे दिया, मान लो थोड़ी देर के लिए x एक्सिस दे दिया, तो आप x कोऑर्डिनेट पे फोकस करना। अगर मान लो यहाँ पर y दे दिया तो y कोऑर्डिनेट पे फोकस करना, z दे दिया है तो मैं यहाँ पर z पे फोकस कर रहा हूँ। फोकस क्या करना है, आप देखो जैसे जैसे अगर सपोज डैट ये हमारा ओरिजिन है, ओहो ये हमारा अगर ओरिजिन है, तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे और टू जेड की तरफ मूव करेंगे, तो हमारा क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट तो फिक्स रहेगा किसी पार्टिकुलर टाइम में, बट जेड कोऑर्डिनेट चेंज होगा। और अगर ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो हमारा क्या होगा, जेड कोऑर्डिनेट बढ़ेगा या फिर दैट इज माइनस होगा, बढ़ेगा, क्योंकि ओ टू जेड की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन है तो वो बढ़ेगा। तो अब देखो अगर किसी एक पॉइंट को अगर आप लिखोगे, जैसे मैंने, मेरा मन आया, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट कहाँ पे है, ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, देखो यहाँ पर लिख देता हूँ 3-25, ठीक है। देखो ये सब ये यहाँ दिख रहा है, बट ये जितना भी जो सिस्टम है वो सब इंक्लाइंड है एक तरीके से, ये कैसे मैं कहूँ, ये बुक टाइप का है ना, इसके सारे साइड जो है वो इक्वल नहीं है, ठीक ना, क्लियर हो रहा है। और ये इस तरीके से होगा, रेक्टेंगुलर पैरेललो पाइप्ड है ये, ओके। यानी कि इच साइड जो होगा, जैसे ये वाला जो साइड है वो इस पे परपेंडिकुलर है, ये जो देख रहे हो ये इस वाले पे परपेंडिकुलर है ना। तो इसी तरीके से, तो यहाँ पे भले ही आपको लग रहा होगा कि इन दोनों के बीच में जो है वो 90 डिग्री नहीं बन रहा है, बट बन रहा है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री नहीं बन रहा है, बट दिख नहीं रहा, बट एक्चुअली बन रहा है, ओके। अब चलो इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा, ओके। अब देखो मैं मान लेता हूँ 3-2-5 यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, सपोज थोड़ी देर के लिए 3-2-5 यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, ओके। तो अब देखो समझना, हमारे पास पॉइंट कौन सा है, सेकंड वाला 502, यही है ना हमारे पास एक पॉइंट है 502, दूसरा है 3-25, है ना। तो अब देखो 5 अगर यहाँ पर लिखें और 502 ऊपर लिखें तो ये पॉसिबिलिटी नहीं बनेगा, वाई, बिकॉज ये 3, दोस्त एक सेकेंड यहाँ पे रुकिए, मैंने गलत लिख दिया है, 3-2 और 5 है सिंपली, है ना। तो 5 है ऊपर 2 है, तो अगर ऊपर की तरफ जाते तो हमारा जेड में एडिशन होता। अगर ऊपर वाले लेयर में अगर ये पॉइंट अगर होना होता तो ऊपर वाला जितना भी पॉइंट है, ये जितना भी पॉइंट है, ये क्या है, आप किसी भी तरीके से जो बेस वाला जो बेस है आपका, इससे आप ऊपर की तरफ ही मूव किया होगा, तभी तो आप ऊपर वाले लेयर में पहुंचे होंगे। बच्चे ऊपर वाला लेयर यहाँ पे कहने का मतलब AH, HE और EF वाला, जो ऊपर वाला जो रेक्टेंगल है ये वाला, इसकी मैं बात कर रहा हूँ,
ठीक है। तो ऊपर वाले लेयर में पहुंचने के लिए समझिएगा अच्छे से, ऊपर वाले लेयर में पहुंचने के लिए आपको जेड एक्सिस के पैरेलली मूव करना पड़ा होगा और पॉजिटिव जेड एक्सिस के पैरेलली मूव करना पड़ा होगा। देयरफॉर आपके जेड के कोऑर्डिनेट में कुछ चेंज होता। तो अगर आप 3 2 -5 को अगर नीचे वाले लेयर में रखते हो तो अगर ऊपर मूव करोगे तो हर हालत में जेड का जो कोऑर्डिनेट होगा वो इंक्रीज होगा। लेकिन आप यहां पर लिख रहे हो 502, तो ये क्या हो जाएगा, लिखना इस तरीके से गलत हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि ये जो 502 जो होगा वो नीचे वाले लेयर में होगा। समझ में आ रहा है? तो अब थोड़ा सा मैं इसको फिर से एक बार ड्रॉ करना चाहूंगा, देखता हूं एक सेकंड में। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए। तो हमने अभी देखा कि अगर हम लोग 502 अगर हम लोग ऊपर लिखते हैं तो ये लिखना गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 2 -5 नीचे वाला बेस था और अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारा जेड कोऑर्डिनेट चेंज होना चाहिए, पॉजिटिव चेंज होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर 3 2 ये -2 है बच्चे, -2, 5। तो अगर ऊपर की तरफ अगर हम लोग जाएंगे तो क्या होगा, जेड के कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव चेंज होता तो 5 से ज़्यादा होता इसका। बट यहाँ पर हमारा कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब 502 जो है ऊपर वाले लेयर में नहीं होगा, यानी कि ये इंटरचेंज होगा। 2 जो होगा वो नीचे वाले लेयर में होना चाहिए और 3 -2 5 जो है वो ऊपर वाले लेयर में होना चाहिए। अब इसी चीज को हम लोग डिटेल में देखते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, अब देखिए, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि किसी एक को 502 हमारा ये लेयर पहले डिसाइड कर लेना होगा। ओके, अब देखिए 502 को ही हम ले लेते हैं, तो नीचे वाले में 502 को हम लोग डिसाइड कर देते हैं। अब देखिए ये 4 कॉर्नर था, है ना, तो आप 4 कॉर्नर में फ्री हो, कहीं भी आप रख लीजिए। तो मैं कहाँ रखूँ ABCD में, बताइए आप ही। तो बोलो, वो तो मुझे ही पता है कहीं रखना है। ओके, तो 502 मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब जो रिमेनिंग कोऑर्डिनेट है कौन सा, दिस वन 3 -2 5 है ना, 3 -2 5। अब इसको डिसाइड करते हैं ये कहाँ होगा। तो हम मानते हैं कि 3 -2 5 जो है C पे, सपोज डैट। ओके, तो अगर ये C पर है तो हमारे पास C का कोऑर्डिनेट क्या होना है, समझिएगा। C पर जाएंगे तो C जो है वो y एक्सिस के पैरेलली मूव कर रहा है, निगेटिव y एक्सिस के। तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो आपका x का कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा, z का कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा, y का कोऑर्डिनेट चेंज होना है, राइट। तो हमारे पास जो पॉइंट है वो किसको रिप्रेजेंट अभी करना है, 3 -2 5 को, इसी को ना। यानी कि ये जो पॉइंट है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये पॉइंट C पर नहीं होगा। क्लियर हो रहा है यार? अब A पर आओ। A पर अगर आना है तो हमें B से A की तरफ मूव करना है, राइट, निगेटिव x एक्सिस में। तो अगर निगेटिव x एक्सिस में अगर हम लोग मूव करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर निगेटिव x एक्सिस में अगर हम लोग मूव करेंगे तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए, निगेटिव अगर इस केस में आपका x कोऑर्डिनेट चेंज होगा और y और z कांस्टेंट रहेगा। तो x कितना होगा हमें नहीं पता, बट y एंड z जो होगा वो 0,2 होगा, ये हम लोग डैम श्योर है, राइट। तो देखो हमारे पास कोऑर्डिनेट किसको रिप्रेजेंट करना था, 3 -2 5 को, यानी कि ये कोऑर्डिनेट यहाँ भी नहीं होगा, राइट। अभी ऑल्दो हमने पहले भी देख लिया है कि ये वाला पॉइंट नीचे वाले लेयर में था और ये पॉइंट ऊपर वाले लेयर में था। समझ में आ रहा है ना? तो हम चाहते तो डायरेक्टली ऊपर वाले लेयर में दिखा देते, बट इस कॉन्सेप्ट से भी मैं बता रहा हूं कि ये जो होगा वो नीचे वाले लेयर में नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हमें डी पर जाना है, सपोज डैट अगर हमें डी पर जाना है, तो ध्यान दीजिए, अगर हम लोग ए से डी पर जाते हैं, समझिएगा, तो ए से अगर डी पर जाएंगे तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा, जेड कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा यानी कि 2, वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट जो ए का यहां पर था वही रहेगा, बट हमारे पास ए का ही नहीं पता है तो डी का पता हो ही नहीं पाएगा। बट जेड कोऑर्डिनेट तो श्योर शॉट है ना कि 2 आएगा, लेकिन हमारे इस कोऑर्डिनेट में 2 नहीं है। इसका मतलब ये जो पॉइंट जो क्वेश्चन में है ये यहां भी रिप्रेजेंट नहीं होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब सी से ई पर जाओ, अगर सी से ई पर जाओगे तो आप किसके पैरेलली मूव करोगे, देखो ये देखने में ऐसा लग रहा है मतलब मैंने ये जेड एक्सिस के पैरेलली होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। अब देखो अगर जेड एक्सिस के पैरेलली अगर मूव करोगे, ध्यान देना, जेड एक्सिस के पैरेलली मूव करोगे तो आपका कौन सा कोऑर्डिनेट से फिक्स रहेगा, तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा, यानी कि ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5, समझिएगा, और
दिस वन कोऑर्डिनेट क्या है नहीं पता, जो बट जो यहाँ पर था ना, अगर ये स्टार था तो ये स्टार यहाँ पे हो जाता। समझ में आ रहा है? अब आ जाइए, जेड कोऑर्डिनेट चेंज होगा, तो जेड कोऑर्डिनेट चेंज होकर के कितना होगा हमें नहीं पता। नहीं पता ना, सी से ई का लेंथ हमें नहीं पता है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में पता था कि सी से ई का लेंथ अगर 7 है तो 7 ऐड कर देते, अगर 8 है तो 8 ऐड कर देते, बट नहीं पता है तो नहीं लिखेंगे। बट ये तो डैम श्योर हम लोग हो गए ना कि यहाँ पर फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसका 5 होगा, लेकिन क्वेश्चन में 3 दे रखा है तो ये कोऑर्डिनेट यहाँ भी नहीं होना है। सिमिलरली एच पर आइए, अगर एच पे आएंगे तो जेड एक्सिस के पैरेलली मूव करेंगे, पॉजिटिव जेड एक्सिस के पैरेलली मूव करेंगे, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 5 होगा, ये 5 हो जाएगा। वाई कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा यानी कि 0, जेड चेंज होकर के कितना होगा हमें नहीं पता तो छोड़ देते हैं इसको, यानी कि ये जो पॉइंट है यहाँ भी नहीं होगा। अब जी पर आइए, अगर जी पर अगर आप जाओगे तो ए से अगर जी पी की तरफ जाओगे तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहेगा, कितना है जो ए का है वही रहेगा, और वाई कोऑर्डिनेट भी कांस्टेंट रहेगा, जेड कोऑर्डिनेट चेंज होकर पता नहीं कितना होगा, बट ये 0 यहाँ पर होगा, ये डैम श्योर है। बट यहाँ पर -2 है, इसीलिए ये जो पॉइंट है वो जी पर भी नहीं होगा। हमने देख लिया जी एच ई, इन तीनों पे भी नहीं हुआ, बाकी सभी जगह चेक कर लिया है। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? और ये जो कोऑर्डिनेट है वो पैरेललोपाइप्ड पे, ये जो रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड है उस पर लाई कर ही रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में ऑलरेडी कह दिया है यहाँ पर, है ना, कि प्लेन्स आर ड्रॉन थ्रू द पॉइंट दिस वन एंड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, तो यानी कि 3 - 2 5 जो होगा वो कहाँ पर होगा, तो ये जो होगा वो f का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यानी कि ये जो है वो 3 - 2 5 जो होगा वो f का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अगर आप देखिए, अब दोनों पोजीशन हम लोगों ने डिसाइड कर लिया, कौन कौन सा, तो हमने b का कोऑर्डिनेट लिख दिया यहाँ पर, b का कोऑर्डिनेट गिवन था, और f का कोऑर्डिनेट हमने लिख दिया। समझ में आ रहा है? तो बाकी सब कुछ निकल जाएगा। अगर देखो, अगर f से अगर हम लोग आना चाहते हैं g पर, ध्यान दीजिएगा, अगर f से g पर अगर आएंगे तो हमारा y एक्सिस के पैरेलली मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो y का कोऑर्डिनेट चेंज होगा, y का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज होगा, ऐड होगा कुछ, और x एंड z जो होगा वो कांस्टेंट होगा, तो x हमारा 3 हो जाएगा और z हमारा 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है इसके अकॉर्डिंग? और y कोऑर्डिनेट है उसमें पॉजिटिव चेंज आएगा, तो देखो ना यहाँ पर -2 था, -2 से 0 हो गया, पॉजिटिव चेंज आया। क्लियर हो रहा है? अब आ जाओ g से a की तरफ चलते हैं, तो देखो तो g से a की तरफ जाएंगे तो ये किस डायरेक्शन में है, निगेटिव क्या कहते हैं, जेड डायरेक्शन में, तो जेड का कोऑर्डिनेट चेंज होगा, एक्स और वाई कांस्टेंट होगा, तो वाई कांस्टेंट 0 और जेड का वैल्यू 3, सॉरी एक्स का वैल्यू 3। समझ में आ रहा है? क्लियर है? आगे बढ़े तो देखो, और जेड का कोऑर्डिनेट चेंज होगा, निगेटिव चेंज होगा, तो देखो ये 5 था और ये माइनस होकर के क्या हो गया, 2 हो गया। सही चल रहे हैं? अब देखो ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो ए से बी का तो कोऑर्डिनेट मिल ही गया, ठीक है। अब एक्स एक्सिस की तरफ चल रहे हैं, अगर मान लो बी से ए की तरफ जाते, समझना अच्छे से, बी से ए की तरफ जाते तो हमारा क्या होता, एक नेगेटिव एक्स एक्सिस में तो y और z कांस्टेंट होता, तो देखो 0 और 2 कांस्टेंट है यहाँ पर, और x क्या हो जाता, माइनस हो जाता, तो 5 से 3 पे आ गया, माइनस हुआ। आई होप समझ में आ रहा होगा यार। अब b से h की तरफ जाओ, पॉजिटिव क्या कहते हैं उसको, z, तो नहीं, यहाँ से आने से कोई फायदा नहीं है, v से h पे जाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। v से अगर h पे जाएंगे तो हम लोग कोऑर्डिनेट फाइंड नहीं कर पाएंगे, कोई और पोजीशन देखते हैं। हाँ, g से h देखो, g से h जाएंगे तो हो जाएगा, क्योंकि g से h जाएंगे तो x कोऑर्डिनेट चेंज होगा और y और z कांस्टेंट रहेगा, है ना, इसीलिए g से h की तरफ जाते। देखो b से h की तरफ नहीं गए, क्यों, क्योंकि हमें z कोऑर्डिनेट ही फाइंड करना है, और b से h की तरफ जा रहे हैं तो z ही वेरिएबल है, तो फाइंड नहीं हो पाएगा। तो हम g से h की तरफ जाएंगे, क्यों, क्योंकि g से h की तरफ जाएंगे तो z जो होगा वो कांस्टेंट होगा और x और y x जो है वो चेंज होगा। तो देखिए 3 से g से h की तरफ गए तो x चेंज हो गया, 3 से 5 हो गया, और y और z कांस्टेंट रहेगा, यानी कि 0 रहेगा और ये कोऑर्डिनेट 5 रहेगा। समझ में आ रहा है? देखो क्लियर हो रहा है। अब और भी कोई कोऑर्डिनेट बचा, d बच गया। a से d की तरफ जाओ, नहीं a से d की तरफ मत जाओ, रुको थोड़ा सा भी और फाइंड करना है। अगर b से f की तरफ जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, f से e की तरफ जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा,
तो अगर एफ से अगर हम लोग ई की तरफ अगर मूव करते हैं, ध्यान देना, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, थ्री एक्स एक्सिस चेंज हो गया 3 to 5, और y और z कांस्टेंट रहेगा, तो ये -2 हमें मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। चलो अब ये हो गया। अगर ई से सी की तरफ जाएंगे, ध्यान देना, ई से सी की तरफ जाएंगे तो z कोऑर्डिनेट चेंज होना है, तो z 5 से चेंज होकर के 2 हो गया, x और y कांस्टेंट रहेगा यानी कि -2। अब और कोई बचा? ये सब निकल गया। हाँ, d बचा हुआ है। देखो c से d की तरफ चलो, तो c से d की तरफ जाओगे तो क्या होगा, x चेंज होगा, y और z कांस्टेंट रहेगा, तो x चेंज हो गया तो कितना हो जाएगा, नहीं, क्योंकि यहाँ x भी निकालना है तो ये मत करो। f से d की तरफ आओ, f से d की तरफ। अगर f से d की तरफ आओगे तो z कोऑर्डिनेट चेंज होगा और y और सॉरी x एंड y कांस्टेंट रहेगा। समझ में आ रहा है यार? तो f से d की तरफ आप मूव करोगे तो ये कोऑर्डिनेट चेंज x और y कांस्टेंट रहना है तो ये 3 हो जाएगा, ये -2 होगा, और z चेंज होना है तो ये 5 से 2 हो गया। तो इस तरीके से ये टोटल कोऑर्डिनेट आपका मिल गया। कोई डाउट परेशानी है तो पूछ लीजिए, फिर अदरवाइज आगे बढ़ेंगे। पूरा जो है वो क्लास 11th का टॉपिक है। इसमें मैंने अपने मन से ये क्लास 12th का ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट डाला, वो भी बहुत बेसिक डाला है, क्योंकि मैं अभी जस्ट बोर्ड लेवल कह रहा हूँ, तो बोर्ड लेवल में ही मैं ज़्यादा हाथ पैर नहीं ऊपर नीचे कर रहा हूँ। अदरवाइज इसी क्वेश्चन में मैं अभी और भी क्वेश्चन इससे मिला सकता हूँ, कह तो रहा हूँ ना। अगर आईआईटी के लेवल पे जाऊंगा तो इसी में, अगर आईआईटी में फिजिक्स मिलाना है तो मैं कल से कह रहा हूँ कि इसमें कोई चार्ज रख दूंगा, चार्ज पार्टिकल रख दूंगा, फोर्स के लिख दूंगा कि नेट रिजल्टेंट फोर्स बताओ। फोर्स जो है वो एक एसी के लॉन्ग है, एक एजी के लॉन्ग है, तो नेट दैट इज नेट रिजल्टेंट फोर्स बताओ कहाँ पे होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन हो गया। हाँ फिलहाल अभी रुक जाओ, कहानी में बातों में मत उलझाओ। ये क्वेश्चन, खैर ये सारे कोऑर्डिनेट हो गए। अब इसी क्वेश्चन में अगर पूछ दे, जो प्रोजेक्शन आपको ऑफ कोर्स पढ़ना है, आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ना है। अगर क्वेश्चन में क्या है, देखिए ए डी है ना, आप ए डी मान लीजिए मैं लिख देता हूँ सी डी और ई सी, इसी क्या ए बी कर लेता हूँ, ठीक है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बताइए, यानी कि आपको बताना है ए डी क्रॉस सी डी इंटू ए डी का वैल्यू क्या होगा। और ये सारे कॉन्सेप्ट बच्चे मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। ये ए डी की जगह मैं लिख देता हूँ इसी लिख देता हूँ, क्योंकि अदरवाइज ये 0 हो जाता। मैं इसी लिख देता हूँ, कुछ भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता हूँ मैं। ये इसी, अगर वहाँ पर मैं जो लिखा था शायद ए डी लिखा था, अगर लिखता तो वो 0 हो जाता, अगर ए सी लिखता तो वो 0 हो जाता, ठीक है। अभी एक नया क्वेश्चन हो गया, आपसे पूछ सकता है कि भाई इसका वैल्यू बताओ मेरे को, यही क्वेश्चन वैल्यू बताओ। और आपको ध्यान होगा कि अभी तक जो क्वेश्चन में आपके पास इंफॉर्मेशन था वो सिर्फ और सिर्फ बी के बारे में इंफॉर्मेशन था और एफ के बारे में इंफॉर्मेशन था। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता था। सिर्फ ये 2 कोऑर्डिनेट दिया और ये प्रैक्टिकल में पूछ सकता है। अब ये सारी चीज़ें आपको क्लास 11th में डिटेल में पढ़ना था, मैंने तो सिर्फ उस टॉपिक को उठाया है। अभी तो मैं बेसिक तरीके से, मानिए कल वाला जो वीडियो एक तरीके से क्रैश ही हो गया, तो ये मान के चलो फिर से एक बार मैंने रिवीजन करा दिया। अब देखो मैं यहाँ पर अब मिड पॉइंट वगैरह निकालना नहीं सिखा रहा हूँ कि भाई ए का कोऑर्डिनेट पता है, बी का कोऑर्डिनेट पता है तो ए बी का कोऑर्डिनेट बताओ, ये सब कुछ नहीं। सिंपल सा है कि अगर ए का कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 z1 है, बी का कोऑर्डिनेट अगर x लिख ही देता हूँ यार, अब चलो यही वीडियो अपलोड कर दूंगा कल के लेक्चर की जगह। ए बी है, अगर सी का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है और मान लीजिए ये m/n के रेशियो में डिवाइड करता है, तो बताया था कि सी का जो कोऑर्डिनेट हो जाता है ये mx2 nx1 बाई m+n। सिमिलरली my2 प्लस ये बेसिकली ये इधर मल्टीप्लाई होता है और ये इधर मल्टीप्लाई होता है, ये इंटरनल डिवीजन है, ठीक है। ये वेक्टर वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया है, बट चलो एक बार फिर से पढ़ा ही दे रहा हूँ। ny1 m+n। जब तक आप लोग क्लास 12th पार करोगे ना, तब तक पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें आपने यहाँ पे मिस कर दिया है। और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में नहीं है, मैक्सिमम सब्जेक्ट में। लेकिन वो चीज़ों को बताने का मतलब ये होगा कि आप डिमोटिवेट हो गए कि यार ये सब चीज़ें मैंने छोड़ दिया है, एग्जाम के समय लगेगा कि यार ये सब चीज़ भी पढ़ना चाहिए था। आपको बस इतना ही पढ़ाया जा रहा है कि एग्जाम पास कर जाओ। ऑफकोर्स यहाँ पढ़ने के बाद एग्जाम तो पास हो जाओगे, नो डाउट है। जिस तरीके से मार्केट में चल रहा है तो आराम से एग्जाम तो पास हो जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो एक क्लास 12th पास होने के बाद जो नॉलेज होना चाहिए, उसके बारे में कोई गारंटी मैं नहीं दूंगा, ठीक है, कि क्या मिलता होगा। फिलहाल देखो मैं तो अपना काम पूरा कर रहा हूँ।
देखो लेमडा से अगर हमें ये यहाँ पे जाना है और ये यहाँ पे जाना है, अगर लेमडा इस टू 1 के रेशियो में डिवाइड करें तो ये हो जाएगा लेमडा x2, ये x1 लेमडा प्लस 1, ये हो जाएगा लेमडा y2 और ये 1 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये y1 लेमडा प्लस 1, और ये हो जाएगा लेमडा इधर जाएगा तो लेमडा z2 प्लस सॉरी z1 अपॉन लेमडा प्लस 1, ये सी का कोऑर्डिनेट हो गया। समझ में आ रहा है? ये जो हो गया आपका सी का कोऑर्डिनेट हो गया। अगर कहता कि ये इंटरनली डिवाइड, अगर सपोज डैट अगर ये कर रहा है, अगर मान लीजिए ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो यहाँ मेरी गलती, मुझे कहना चाह रहा हूँ कि ये मिड पॉइंट अगर फाइंड करने के लिए कहता तो मिड पॉइंट में क्या आ जाता, ये लेमडा की जगह भी 1 हो जाता, 1:1, ठीक है। यानी कि हो जाता, अगर मिड पॉइंट की बात करता, मिड पॉइंट की बात करता तो यही सी जो है मिड पॉइंट जो भी है एम जो है वो क्या हो जाता है x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, ये सब फ्यूचर में भी याद कभी आएगा तो ये देख लेना बाई 2। कोई दिक्कत परेशानी है तो कह दो, यहाँ तक क्लियर है? और कुछ? हाँ, डिस्टेंस फार्मूला जानते हो कि अगर ए बी का लेंथ पूछता तो क्या हो जाता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर, z1 माइनस z2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी है तो कहिए, आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है, तो देखो चलो मैं इसको आज अपलोड कर दूंगा। यही आपका फंडामेंटल एक तरीके से मान के चलो कि 3D का है, ठीक है। कल वाला वीडियो क्रैश हो गया तो एक तरीके से आपका रिवीजन भी एक हो ही गया, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी है यहाँ तो कहिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये ना एक तरीके से फंडामेंटल का लेक्चर है, मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ और एक दूसरा लेक्चर जो प्योर क्लास 12th का 3D है उसमें मैं इंटर करता हूँ। ओके, ठीक है। यहाँ पर ये सेकेंड पार्ट है, ख़त्म करता हूँ। फर्स्ट पार्ट को फिर से देख लेना, ठीक है। बेसिकली ये कल का ही लेक्चर था बट ये ब्रेक हो गया था तो मैंने फिर से ये आपको बना दिया है। तो फर्स्ट पार्ट का एक लेक्चर है, अगर उसको फर्स्ट पार्ट और इसको एज ए सेकेंड पार्ट लेकर के ख़त्म करोगे तो क्लास 11th का आपका 3D का बेसिक हो जाएगा, जितना मुझे फ्यूचर में ज़रूरत है। ओके, तो इस लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूँ, सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करता हूँ।